नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप सबका बहुत स्वागत है और आज बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। तो दरअसल कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इसको लेकर सियासत गर्मा चुकी है। न केवल गर्म हो चुकी है बल्कि देश की सियासत पर भी और देश के जो बाकी राज्य हैं वहाँ की राजनीति पर भी इसका असर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में क्या हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, सियासी संभावनाएं क्या कुछ कहती हैं, ओपिनियन पोल क्या कहता है और किस तरीके के मुद्दे वहाँ की चुनाव की राजनीति में इस वक्त उठ रहे हैं, उस पर बात करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे पिछले चुनाव की। 2018 में जब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो नतीजे चौंकाने वाले आए थे, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार चल रही थी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, आप सब जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब चुनाव संपन्न हुआ तो किसी भी पार्टी को कर्नाटक के चुनाव में बहुमत नहीं मिला। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं और बहुमत के लिए वहां पर 113 का आंकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब 2018 का चुनाव परिणाम आया तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उस वक्त भी बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था चुनाव जीतने के लिए और कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन कांग्रेस अपने को दोहरा नहीं पाई। हालांकि प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने तकरीबन 104 सीटें जीती थी, लेकिन जो करीब 9 सीटें वो कम रह गई थी बहुमत के आंकड़े से। और कांग्रेस उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस ने 80 तकरीबन सीटें वहाँ पर जीती थी पिछले चुनाव में। और उसके बाद जेडीएस यानी कि जनता दल सेकुलर, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, उनके बेटे कुमार स्वामी की पार्टी, जो 37 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी कुछ निर्दलीय और कुछ अन्य लोग थे। तो बहुमत का आंकड़ा जब किसी को नहीं मिला तो तुरंत वहां पर एक गठबंधन होता है। लेकिन जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन करते हैं, कुमार स्वामी को नेता बनाया जाता है और लेकिन उससे पहले ही खेल हो जाता है। खेल ये होता है कि स्पष्ट बहुमत था। 80 सीटें कांग्रेस के पास थी, 37 सीटें कुमार स्वामी के पास थी, जेडीएस के पास, और दोनों को जब जोड़ देते थे तो 117 सीटें बनती थी, जो कि बहुमत की 113 के आंकड़े से तकरीबन 4 ज़्यादा थी। और बाकी भी पार्टियां थीं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को कॉल कर दिया गया सरकार बनाने के लिए। इनके पास बहुमत नहीं था, 104 सीटें थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इस आधार पर उनको कॉल किया गया। राजभवन की तरफ से सरकार बनाई भी गई। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने तब तक बाकी पार्टियां भी वहां पर सक्रिय हो चुकी थीं। कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद ये हुआ कि येदियुरप्पा सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था कि नहीं, जब स्पष्ट बहुमत है तो हमें कॉल करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि जल्दी आप बहुमत साबित करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नर हाउस की तरफ से जो टाइम दिया गया था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करिए। लेकिन येदियुरप्पा ने क्या किया कि वीएस येदियुरप्पा जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने बहुमत साबित करने से ही पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक उसी तर्ज पर जैसे 1996 में 13 दिन की सरकार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया था। तो बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। उसके बाद कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने। बहुमत की सरकार बन गई कांग्रेस और जेडीएस की। लेकिन सरकार ज़्यादा दिन तक चली नहीं, तकरीबन साल भर चली या उससे भी कम। उसके बाद ये हुआ कि कई विधायकों का इस्तीफा हो गया अचानक से, और उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव के बाद उसमें से ज़्यादातर बीजेपी जीत गई और कई ऐसी सीटें थी जो बीजेपी ने जीती, जिसके बाद बहुमत से बीजेपी की सरकार वहाँ पर आ गई। यानी कि जो 8-9 सीटें घट रही थी बीजेपी की बहुमत के हिसाब से, वो उसने कवर अप कर लिया। उसके बाद लगातार वहाँ से सरकार चली भारतीय जनता पार्टी की। अब ये चुनाव दोबारा हो रहे हैं। अब एक बार फिर से पूरा जोर दोनों ही पार्टियों ने लगाया है। शुरुआती बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही थी। कांग्रेस ने पूरा जोर भी लगाया और ये तमाम जो ओपिनियन पोल आ रहे थे उससे ये लग रहा था कि कांग्रेस इस बार कर्नाटक को जीत रही है। लेकिन उसके बाद एक अचानक से मुद्दा आता है बजरंग दल का। आपको बता दें कि ये मुद्दा खड़ा किया गया कांग्रेस के घोषणा पत्र की तरफ से। यानी आप कह सकते हैं कि उसमें यह कहा गया कि हम इस तरह के संगठनों पर बैन लगाएंगे, जिसमें बजरंग दल का भी नाम था, बाकी दूसरे संगठन का भी नाम था। लेकिन ये मामला तूल पकड़ने लगा। प्रधानमंत्री एक्टिव हुए। वो जब कर्नाटक में चुनाव की सभा करने पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, तो उन्होंने हर सभा से बजरंग बली के जयकारे लगाए, बजरंग बली का नारा लगाया। और एक तरह से मतलब पूरा कर्नाटक का जो चुनाव है वो बजरंग बली के इर्द गिर्द घूमने लगा। कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष बजरंग बली के मंदिरों में जाने लगे, वो बीजेपी के नेता भी मंत्रोच्चार होने लगा। तो बजरंग बली के इर्द गिर्द वो पूरा चुनाव घूमने लगा बजरंग दल के बहाने से। तो ऐसे में अब ये लग रहा है कि क्या जो कर्नाटक की समस्याएं थी बेरोजगारी को लेकर,
रोजगार को लेकर, वहाँ के उद्योग धंधों को लेकर, जिस तरीके से करप्शन का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विपक्ष की पार्टियां लगा रही थी, ये सारे मुद्दे जो है वो नेपथ्य में चले गए, पर्दे के पीछे चले गए और चर्चा किसकी होने लगी? बजरंगबली की। तो अब यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि क्या कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया, या फिर इसका एक दूसरा भी पक्ष है? कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और दूसरा पक्ष यह है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा किया? उसे लग रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे, हर हाल में कर्नाटक चुनाव जीतेंगे, इसलिए उससे पहले एक रिस्क लिया जाए। सियासी पार्टियां कई बार इस तरह के रिस्क लेती हैं। जैसे आपको याद होगा 2015 के बिहार चुनाव में जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिजर्वेशन की समीक्षा का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि वो दाव नहीं चला, यह अलग बात है, लेकिन इस तरह के प्रयोग होते रहते हैं। जब मोहन भागवत ने कहा था कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, पता था सामने बिहार का चुनाव है और इस तरह के बयान देने पर हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान हुआ भी, लेकिन उसके बाद भी बयान दिया गया था। क्या उसी तरीके से ये कोई प्रयोग है कि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो हमें इस तरीके का स्टैंड लेना पड़ेगा? क्या इस तरह की बात हो रही थी? अब चाहे जो भी हो, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल भी बढ़त, अगर ओपिनियन पोल की माने, तमाम जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं उनकी माने, तो कांग्रेस को ही बढ़त है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव होने का मौका भारतीय जनता पार्टी को यहां पर कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। चुनाव 10 तारीख को है, नतीजे 13 मई को आएंगे, परिणाम जो भी होगा, लेकिन आप कर्नाटक के चुनाव को उन चुनावों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला देखा गया है, जोरदार मुकाबला हुआ। देखिए, परिणाम जो हो, कई बार ये होता है कि नंबर्स, जैसे बंगाल में भी कांटे का मुकाबला हुआ था, लेकिन परिणामों में कांटे का मुकाबला नहीं रहा, वो एक तरफा गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ। बीजेपी 100 से नीचे थी, लेकिन जब तक चुनाव होता रहा भाजपा ने पूरी जोर से उस लड़ाई को लड़ी थी। अब कर्नाटक का चुनाव परिणाम क्या होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और बाकी वहाँ पर चुनाव में क्या कुछ होगा हम फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।